हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बायोलॉजीज क्लासेस में। बच्चों, लास्ट 3 वीडियो में हमने जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चनों की एक सीरीज़ थी, जिसमें हमने रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण जो हमारा एनसीईआरटी 11th का अध्याय नंबर 22 था, उसके इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने लास्ट के 3 वीडियो में हमने उनको देख लिया। आपने कितने स्कोर किए 50 में से मुझे कमेंट करके आज ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाकर पहले वो वीडियो देखिए। आज हम हमारे चौथे पार्ट में तंत्रिका तंत्र व नियमन, तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर जो एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 21 है, उसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जैसे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैंने क्वेश्चंस में डाले हैं, और जैसे कोई मैकेनिज्म है तो फिर वो मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझा दिया है, ताकि आपका वो वाला कॉन्सेप्ट रिवीजन भी हो जाए, साथ में इनमें से जो क्वेश्चन आए वो आपको साफ साफ दिखाई दे और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मेनली मैकेनिज्म वाले में क्वेश्चन पूछता है, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है कि इनको स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट कहाँ सही है कहाँ गलत है, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर हमको पूरा मैकेनिज्म पता होगा तो हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। 1 या 2 पार्ट में ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि इस यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 51, वह कौन सी क्रियाविधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है व एक दूसरे अंगों के कार्य में मदद मिलती है। तो देखो, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि वह क्रियाविधि जिसमें 2 या 2 से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है वह एक दूसरे अंगों के कार्य में मदद मिलती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर होगा समन्वय, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है। क्या? तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। जो तंत्रिका जो नर्व कंट्रोल है और साथ में कोऑर्डिनेशन, तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जैसा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। उसके बाद में थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करेंगे, आप भी कीजिए मेरे साथ साथ। पहला कथन है, सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिका से बना होता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या आपको इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत लग रही है कि जो प्राणियों का तंत्रिका तंत्र होता है वो अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। सॉरी बच्चों। उसके बाद में सेकंड जो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? एकदम सही हो गया। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है कि निम्न कशेरुकी प्राणी में तंत्रिका संगठन बहुत विकसित पाया जाता है। देखो जी, जैसे जैसे हम इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स की तरफ बढ़ते हैं तो तंत्रिका का जो संगठन है वो क्या होता है? अत्यधिक विकसित होता जाता है। लेकिन जो निम्न कशेरुकी होते हैं उनमें जो तंत्रिकीय संगठन होता है वो अत्यधिक सरल प्रकार का होता है, यानी जो तंत्रिकीय संगठन होगा वो जाल के रूप में पाया जाता है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि बहुत विकसित नहीं होता, अत्यधिक सरल प्रकार का होता है। हाइड्रा में तंत्रिका जाल के रूप में पाया जाता है। तो जो हाइड्रा होते हैं वो निम्न कशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इसलिए उनमें जो तंत्रिका तंत्र है वो एकदम सरल प्रकार का है। और कैसा पाया जाएगा? जाल के रूप में पाया जाएगा। कीटों का मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। तो देखो, जैसे जैसे हम इनवर्टिब्रेट्स में भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी जब हम प्रोटोजोआ पोरिफेरा के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे हम कोर्डेटा की तरफ जाते हैं तो जो तंत्रिकीय संगठन होता है वो क्या होता है? अत्यधिक विकसित होता जाता है।
कीट जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे हाइड्रा, ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, जबकि हायर कीट की तरफ जाते हैं तो हायर इनवर्टिब्रेट्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो मस्तिष्क है वो विकसित होता हुआ नज़र आएगा। और किन में विकसित होता है वो अनेक गुच्छिकाओं और तंत्रिकीय ऊतकों में। चीज़ समझ में आ गई। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत, ये सही था, ये गलत, ये सही, ये सही, तो कौन सा कथन गलत हो गया, सेकंड वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हिंट में मैंने डाल दिया कि कथन 2 में तंत्रिकीय संगठन सरल प्रकार का होता है, जो हमने डिस्कस कर लिया और बता भी दिया कि जैसे इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स की तरफ जाते हैं तो जो तंत्रिकीय संगठन होता है वो मजबूत रूप से कार्य करता है या होता चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको कई चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे जब मानव मस्तिष्क तंत्र की बात करते हैं तो मानव का जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, वो 2 भागों में विभक्त रहता है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जब सीएनएस की बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करती है, तो उसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। उसके अलावा जब हम परिधीय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उनमें उनके भी 2 भाग होते हैं और उन 2 भागों का क्या नाम है, उन 2 भागों का नाम है कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। चीज़ ध्यान में रखनी है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हो गए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। उसके अलावा जब हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो ये भी 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो यहीं क्लियर हो जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कई जनों को ये समझ में नहीं आता कि ये मस्तिष्क का ऐसा फ्लो चार्ट या फिर ये जो पैराग्राफ दे रखा है तो किस प्रकार से इसको डिफाइन करें। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके 2 भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसके 2 भाग होते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो कायिक तंत्रिका तंत्र है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे उसकी बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो उसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक तो सेंसर सेल्स। सेंसर सेल्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आप बाहर धूप में घूमने के लिए गए, जैसे ही आपने बाहर मिट्टी में पैर रखा तो आपको एकदम से गर्म फील हुआ, तो वो क्या है, जो गर्म जो उद्दीपक था वो आपकी सेंसर सेल में जाता है। वो सेंसर सेल क्या कहती है, वो सेंसर सेल हमारे मस्तिष्क को संदेश देती है और मस्तिष्क से जो क्रिया करने के लिए हमारे पास संदेश आता है, मतलब शरीर के पास जो संदेश आता है वो कौन सी सेल होती है, चालक या मोटर सेल्स। क्या संदेश आएगा कि आप यहाँ से जल्दी से पैर हटा लीजिए, यही संदेश आएगा ना। तो एक तो हो गई संवेदी सेल्स या अभिवाही, जो मतलब जिसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो उद्दीपक को ग्रहण करती है, और जो चालक और प्रेरक सेल्स क्या है, जो उद्दीपक के प्रतिक्रिया करने के लिए हमारा सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो उद्दीपन भेजता है। तो वो कौन सी सेल लेकर आती है, मोटर सेल्स। और उद्दीपक जो हमारे सीएनएस तक जाता है वो किस सेल के द्वारा जाता है, वो जाता है संवेदी या अभिवाही सेल के द्वारा। तो यही इस पैराग्राफ में दे रखा है कि जो उत्तक से उद्दीपन को सीएनएस तक लेके जाती है वो तो क्या हो जाती है, संवेदी। और जो उद्दीपक सीएनएस से अंगों तक जो उद्दीपक को लेकर आती है वो कौन सी सेल्स कहलाती है, चालक या प्रेरक सेल, या हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी इसको बोल सकते हैं मोटर सेल्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और गांठ बांध लेनी है, किस में पाई जाती है, पीएनएस में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब उसकी बात करते हैं। देखो जो सीएनएस जो पीएनएस था उसमें 2 प्रकार की सेल थी, सेंसर सेल्स और मोटर सेल्स। तो सेंसर सेल तो क्या करती थी, जो उद्दीपक है उसको सीएनएस तक लेकर जाती थी, और जो मोटर सेल थी वो उद्दीपकों को सीएनएस से
अंगों तक लेके जाती थी। अब बात करते हैं पीएनएस के दो भाग। अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि जो कायिक तंत्रिका तंत्र है वो भी किसका भाग है, पीएनएस का भाग, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी किसका भाग है, पीएनएस का भाग है। अब जो उद्दीपक है, मान लीजिए कोई उद्दीपक सीएनएस से उद्दीपक को अनैच्छिक अंगों, अनैच्छिक अंग कौन से होते हैं, अनैच्छिक अंगों के बारे में बात करें तो अनैच्छिक अंग कौन से होते हैं, मान लीजिए जिस पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है वो अनैच्छिक अंग कहलाएंगे, और उन पर जो सीएनएस से उनका सीएनएस से जो भी उद्दीपन होगा, जो उद्दीपन मिलेगा, ऐच्छिक अंग तो वो हो गए जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे श्वास को रोक सकते हैं, लेकिन हम हृदय की धड़कन को खुद से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक अनैच्छिक प्रक्रिया, अनैच्छिक अंग है। ठीक है, उसी प्रकार से जो चिकनी पेशियाँ होती है, जो गर्भाशय की पेशियाँ होती है, वो कैसी पेशियाँ होती है, चिकनी पेशियाँ होती है, वहाँ तक जो संदेश ले जाने का कार्य करता है वो कौन करता है, कायिक तंत्रिका तंत्र, जो किसका भाग है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। उसके अलावा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में बटी होती है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इतनी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है, बेझिझक आप कमेंट करके पूछिए, आपको हर एक डाउट का आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन इस डायग्राम के बारे में। इस डायग्राम में क्या है, ये डायग्राम तो आपको अच्छे से पता होगा कि किसका है। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है जिसमें ये ऊपर की तरफ जो प्रवर्ध निकले होते हैं ये क्या कहलाते हैं, डेंड्रॉन्स। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, एक्सॉन्स, और ये क्या कहलाता है, सेल बॉडी। ये पूरा सेल बॉडी कहलाता है। ये अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, जो अंदर की तरफ जो पार्ट है, डी वाला भाग, ये क्या कहलाएगा, केंद्रक। इसके अंदर जो है डॉट डॉट दिखा रखे हैं इनको क्या कहते हैं, निजेल्स ग्रेन्यूल्स। इसके बाद में जो ई वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, वो स्वान कोशिका कहलाएगी, और इनके ऊपर जो आवरण है उसे क्या कहते हैं, माइलिन आच्छिद, और इन दोनों के दो माइलिन आच्छिद के बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, रेनवियर के नोड। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, अगर आपको घुमाएगा तो वो डायग्राम के बेसिस पे भी घुमा सकता है कि इसमें डायग्राम में ये क्या नाम है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अब हम जिन क्वेश्चनों की बात करेंगे उनके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका काय का भाग है। अब देखिए, कोशिका काय का भाग, तो हमको पता होना चाहिए कि कोशिका काय क्या होती है। तो जो डेंड्रॉन्स के अलावा अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं, कोशिका काय। उसमें क्या आता है, केंद्रक भी आता है और साथ में निजेल्स ग्रेन्यूल्स भी आते हैं। अगर इतनी चीज़ हमें पता होगी तो हम आसानी से यहाँ पे उत्तर लगा देंगे, और उत्तर क्या लगा देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आसानी से, बी व डी। उसके बाद में अगला प्रश्न है दुर्माक्ष या डेंड्राइट्स जिसमें निजेल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कोशिका से प्रवर्धित होकर लगातार वृद्धि करते हैं, वह कौन सा भाग है। अब तो निजेल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में बात करते हैं, तो निजेल्स ग्रेन्यूल्स दुर्माक्ष या डेंड्राइट्स के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा वाला भाग हो गया, ए वाला भाग हो गया, जो बाहर की निकले हुए प्रवर्धित होकर लगातार वृद्धि करते हैं। ये क्या करते हैं, जो दूसरे एक्सोन उनसे क्या करते हैं, उद्दीपक को ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 54 के में एक आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र के तंत्रिकाक्ष का दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना क्या कहलाती है। देखो, लास्ट के छोर की बात कर रहे हैं, जो तंत्रिकाक्ष का अंतिम छोर होता है उसका लड़ीनुमा भाग क्या कहलाता है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पता लगा लेंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच। देखो, ये क्वेश्चन देने का कोई मतलब यही औचित्य है कि जो आपका डायग्राम है वो आपका कितने अच्छे से क्लियर है। आपको डायग्राम का हर एक पार्ट पता होना चाहिए। अगर आपको डायग्राम का हर एक पार्ट पता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके कई पैराग्राफ ऐसे के ऐसे क्लियर हो जाते हैं। मेनली हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, उसमें से जो जानकारी है उसको रट लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी रटने की है ही नहीं। एनिमल फिजियोलॉजी तो इतनी आसान है कि इसमें से तो आने वाला एक क्वेश्चन भी आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे तो आपका डेफिनेटली नीट 2021 में एनिमल फिजियोलॉजी से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जितना आप डायग्राम बेसिस पे पढ़ेंगे इसको,
और जितना फ्लो चार्ट के बेसिस पे पढ़ेंगे आपका एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न है अब हम उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। एक तंत्रिकाक्ष व दो या दो से अधिक दुर्माक्ष। देखिए तंत्रिकाक्ष जो तंत्रिकाक्ष है उसमें दो या दो से अधिक अगर दुर्माक्ष पाए जाते हैं, जैसे इसमें जो ये तंत्रिकाक्ष है उसमें दो या दो से अधिक जो दुर्माक्ष पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो उनके बारे में क्या कह रहा है, दुर्माक्ष जो प्रेमस्तिष्क वल्कुट में पाए जाते हैं वो कौन से न्यूरॉन होते हैं। तो वो कौन से न्यूरॉन होते हैं आपको पता होना चाहिए, वो बहुध्रुवीय न्यूरॉन होते हैं। और आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि जो प्रेमस्तिष्क वल्कुट है उनमें कौन से, यहाँ पे मान लीजिए कि बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेमस्तिष्क वल्कुट भाग में पाए जाते हैं, जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है उस भाग में ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार क्वेश्चनों में एग्जाम में पूछा भी गया है। तो घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आता है हर 2-3 साल से। तो यहाँ पे हो गया द्विध्रुवीय न्यूरॉन में एक तंत्रिकाक्ष व एक दुर्माक्ष होता है जो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। यही दो क्वेश्चनों को घुमा के पूछता है कि जो द्विध्रुवीय न्यूरॉन है वो किस में पाया जाता है, दृष्टि पटल में, प्रेमस्तिष्क वल्कुट में। वहीं अपने को चकमा दे दिया। अगर अपने अच्छे से पढ़ा है कि द्विध्रुवीय न्यूरॉन किस में पाया जाता है, दृष्टि पटल में, आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी कि उसमें एक तंत्रिकाक्ष व दुर्माक्ष होता है। अगर एक से ज़्यादा दुर्माक्ष है तो आपको बहुध्रुवीय न्यूरॉन के बारे में लगा देना है और द्विध्रुवीय न्यूरॉन के बारे में लगाना उसमें जिसमें एक तंत्रिकाक्ष और एक दुर्माक्ष हो। दुर्माक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रॉइड्स, उनको भी याद रखिए, ठीक है। कहीं हिंदी के चक्कर में आप इंग्लिश को मत भूल जाना। थोड़ी थोड़ी वर्डिंग आपको साइंस में भी इंग्लिश के आने चाहिए, तभी जाकर आपका सब चीज़ एकदम से इक्वल होगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। अगला प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। कितने कथन सत्य है? आच्छादी तंत्रिका तंत्र श्वान कोशिका से ढके रहते हैं। आच्छादी तंत्रिका तंत्र श्वान कोशिका से ढके रहते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर और माइलिन आच्छिन्न बनाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। जो आच्छिन्न तंत्रिका तंतु होते हैं वो श्वान कोशिका से तो ढके रहते हैं और जो श्वान कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण का निर्माण करती है। जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था, आपको डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए यहाँ पे भी। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है माइलिन आवरणों के बीच का अंतराल रेलवे का नोड कहलाता है। बिल्कुल, दो जो माइलिन आच्छन्न के बीच का जो आवरण था, हमने बात की थी कि जो माइलिन आवरण उनके दो माइलिन आवरण के बीच का भाग क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। उसके बाद में आच्छिदी तंत्रिका तंतु मेरु व कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। देखो यहाँ पर कायिक तंत्रिका तंत्र में ये नहीं मिलेंगे। जो आच्छादी तंत्रिका तंतु होते हैं वो मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहीं से आपको घुमाएगा। आच्छादहीन तंत्रिका तंत्र स्वायत्त और कायिक तंत्रिका में पाया जाता है। जहां हमने पीछे बात की थी कि ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र किसके भाग थे, परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस के भाग थे। उसमें किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, आच्छादहीन। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होते हैं उनमें किस प्रकार का तंत्रिका तंतु पाया जाता है। तो वहाँ पे आच्छादहीन, और आच्छादहीन में क्या होता है, उनके चारों ओर माइलिन आवरण अनुपस्थित रहता है लेकिन श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं। मतलब जो श्वान सेल्स होती है वो तो प्रेजेंट रहेगी। जो आच्छादी सेल्स है उनमें तो श्वान कोशिका माइलिन आवरण बनाएगी और जो आच्छादहीन कोशिकाएं हैं उनमें तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं लेकिन एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, ये सही हो गया और ये भी सही हो गया। तो इसलिए हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 57 में हमारा सही आंसर होगा 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा आंसर होगा अच्छा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अब यहाँ तक तो हमने जो भी बेसिक्स था, जो तंत्रिका तंतु या जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उससे संबंधित जो भी बेसिक्स था
उसको हमने आसानी से डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जो तंत्रिकीय आवेग है इनकी उत्पत्ति और संचरण किस प्रकार से होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि जो तंत्रिकीय आवेग है वो कैसे उत्पन्न होते हैं और उनका संचरण कैसे होता है। इस वाले फ्लो चार्ट से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। आपका एनसीईआरटी का सारा पोर्शन इस फ्लो चार्ट के 2 पन्नों में मैंने कवर कर दिया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, अगर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आता है तो इस फ्लो चार्ट में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्लो चार्ट को समझते हैं। देखो, तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण, जो तंत्रिकीय आवेग होते हैं उनकी उत्पत्ति और संचरण किस प्रकार से होती है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो उद्दीपक कोशिकाएं होती है, वो उद्दीपन को ग्रहण कर लेती है। जो हमारी नर्व सेल्स होती है, कई बार क्या होता है, हाथ काम करना बंद कर देता है, अंगुलियां काम करनी बंद कर देती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ईएनटी के पास जाते हो या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। आप जाओगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि उसको नर्व के बारे में पता है। वो जान लेगा कि कौन सी नर्व आपकी उद्दीपन ग्रहण नहीं कर रही है, उसके कारण से आपका जो हाथ है या पैर है ये वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए जो तंत्रिका सेल्स होती है वो क्या होती है, एक उद्दीपनशील कोशिकाएं होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये ध्रुवीय अवस्था में रहती है। ध्रुवीय अवस्था का मतलब है पोलराइजेशन, एक तरफ इसमें पॉजिटिव आयन रहते हैं, एक तरफ ये नेगेटिव आयन इसमें उपस्थित रहता है। इस प्रकार से ये क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है, और पोलराइज्ड होने के कारण ये एक उद्दीपक कोशिका है। अब देखो, मान लीजिए कि कोई उद्दीपन उसे मिला ही नहीं, वो विराम अवस्था में पड़ी है। जो तंत्रिका कोशिका है वो क्या तंत्रिका कोशिका है वो क्या पड़ी है, विराम अवस्था में पड़ी है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा तंत्रिका द्रव है, मतलब जो तंत्रिका के अंदर स्थित भाग है, ये तो क्या कहलाएगा, तंत्रिका द्रव। और इसके बाहर की तरफ एक चैनल्स उपस्थित होते हैं, इनमें जो झिल्ली होती है उनमें चैनल्स उपस्थित होते हैं। अब जब विराम स्थिति है तो जो तंत्रिकाक्ष की झिल्ली है, मतलब ये तंत्रिकाक्ष की झिल्ली है, ये क्या करती है, सोडियम आयन के लिए तो कम पारगम्य होती है, ये अंदर की तरफ सोडियम आयन को जाने ही नहीं देती, ठीक है, के लिए कम पारगम्य होती है, जबकि पोटेशियम और क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। तो बस आप इतना देखो, ये सोडियम आयन को अंदर जाने नहीं देगी, उसके लिए कम पारगम्य होगी, और पोटेशियम और क्लोराइड आयन को अधिक पारगम्यता से अंदर जाने देगी। तो जब क्लोराइड आयन अत्यधिक मात्रा में अंदर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर अंदर की तरफ नेगेटिव आयन उत्पन्न हो जाएगा और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन, क्योंकि जो सोडियम आयन होते हैं वो अंदर की तरफ प्रवेश नहीं कर रहे हैं, और वो प्रवेश नहीं करेंगे तो बाहर की तरफ क्या करेंगे, धन आवेशित हो जाएंगे या पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। उसके कारण से जो तंत्रिकाक्ष झिल्ली है वो बाहर की तरफ धन आवेशित और अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। आगे देखते हैं, धीरे धीरे तंत्रिका द्रव्य में पोटेशियम व ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता हो जाएगी। मतलब जो ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन है उनकी सांद्रता अंदर की तरफ उच्च हो गई, वह सोडियम की निम्न सांद्रता होगी। अब सोडियम को अंदर ही नहीं जाने दे रही है विराम अवस्था में, तो सोडियम की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। और कम होने के कारण से क्या होगी, एक सांद्रता प्रवणता का निर्माण होगा। जो सांद्रता प्रवणता का निर्माण कैसे होगा कि बाहर की तरफ तो पॉजिटिव आयंस बन गए और अंदर की तरफ क्या बन गए, नेगेटिव आयंस। तो इस प्रकार से एक सांद्रता प्रवणता का निर्माण होगा, और उसमें क्या होगा देखते हैं। इसका नियमन सोडियम पोटेशियम पंप करता है। तो देखो, जो सांद्रता प्रवणता है उसको बनाए रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो वो कार्य करेगा, वो क्या कार्य करेगा कि जो सोडियम पोटेशियम होगा पंप, जो चक्र होगा वो क्या करेगा, 3 सोडियम को तो बाहर निकालेगा, ठीक है, इस सांद्रता प्रवणता को बनाए रखने के लिए, और 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ ग्रहण करेगा। अब पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ग्रहण करेगा, ठीक है, इस प्रकार से क्या होगी, जो पॉजिटिविटी है, जो सांद्रता प्रवणता है वो बनी रहेगी विराम अवस्था में, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब जो तंत्रिकाक्ष झिल्ली है उस पर बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आयन, और अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव आयन। जो हमने यहाँ पे देखा, ये विराम अवस्था की स्थिति है, इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन और अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव आयन्स है, ठीक है।
ये अवस्था कैसी हो गई, अब ध्रुवित अवस्था हो गई। विराम कला पर प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, विराम कला विभव। अभी तक हमें कोई उद्दीपन, जो तंत्रिका है उसको कोई उद्दीपन अभी तक मिला ही नहीं है, अभी वो विराम अवस्था में। और विराम अवस्था में क्या स्थिति रहती है, विराम अवस्था में सोडियम के लिए तो कम पारगम्य होती है, पोटेशियम और क्लोराइड के लिए अधिक पारगम्य होती है, जिससे वो अंदर की तरफ ज़्यादा प्रवेश करते हैं और इनमें एक सांद्रता प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, एक सोडियम पोटेशियम पंप का निर्माण होता है। सोडियम पोटेशियम इस सांद्रता प्रवणता को नियंत्रित करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेता है, जिससे बाहर की जो झिल्ली है वो पॉजिटिव आयनित हो जाती है और अंदर की झिल्ली क्या होती है, नेगेटिव आयनित हो जाती है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद में बात करते हैं कि आवेगों का संचरण अब आखिर कैसे होगा। जैसे जो स्थल ए था, देखो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना, ये वाला स्थल क्या है, ए, ठीक है। इसको अब मैं इसको बताऊंगा कि यहाँ पे बाहर की तरफ नेगेटिव आयंस और अंदर की तरफ पॉजिटिव आयंस कैसे हुए, ठीक है। अब देखते हैं, स्थल ए याद रहा, स्थल ए के लिए झिल्ली। अब देखो, जब कोई आवेग आता है या उद्दीपक मिलता है तो क्या होता है कि जो झिल्ली होती है वो पोटेशियम आयन के, जो सोडियम आयन्स होते हैं उनके लिए मुक्त पारगम्य हो जाती है, मतलब कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। अत्यधिक मात्रा में सोडियम आयन अंदर की तरफ प्रवेश करेगा और उसके कारण से क्या होगा कि जो आधी झिल्ली थी, जैसे वो आधी झिल्ली थी यहाँ तक, यहाँ पे तो अब मुक्त पारगम्य हो गया क्योंकि यहाँ पर उद्दीपन मिला, ठीक है। मुक्त पारगम्य सोडियम आयन्स के लिए हो गया, तो यहाँ पे दूसरी प्रवणता उत्पन्न हो गई और आधी झिल्ली पर ये इस प्रकार की कंडीशन अभी भी बनी हुई है। मतलब आगे की जो झिल्ली है, जो तंत्रिका झिल्ली है, उस पर अभी भी ये कंडीशन बनी हुई है। लेकिन जहाँ उद्दीपन मिला वहाँ पे जो झिल्ली है वो क्या हुई कि वो सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगम्य हो गई और पारगम्य होने के कारण जो सोडियम आयन है वो तेज़ी से उसमें प्रवेश करते हैं और विपरीत ध्रुवणता का निर्माण होता है। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, विध्रुवीकरण। विध्रुवीकरण कहते हैं इसी कंडीशन को, क्या कहते हैं, विध्रुवीकरण। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो बाहरी झिल्ली है वो तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव आयन। कहाँ पे, ए स्थल पर। अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन। कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे तंत्रिका झिल्ली को उद्दीपन मिला, जहाँ पे तंत्रिका झिल्ली को उद्दीपन मिला, इस वाले पूरे पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन, इतने पोर्शन की, ठीक है। तो उसमें तो क्या हो गया, क्रियात्मक विभव उत्पन्न हो गया। इसमें बाहर की तरफ नेगेटिव आयन हो गया क्योंकि सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगम्य हो गई और पोटेशियम जो आयन्स है वो अंदर की तरफ प्रवेश करे और अंदर की प्रवेश करने के कारण से एक विपरीत ध्रुवणता का निर्माण हो गया, ठीक है। लेकिन तंत्रिकाक्ष के कुछ आगे स्थान बी पर बाहर की तरफ तो पॉजिटिव आयन है और अंदर की तरफ है नेगेटिव आयन है। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है या चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको वापस से वीडियो बनाकर अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं स्थान ए से स्थान बी की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। तो देखो, जैसे ये झिल्ली बनी, यहाँ पे नेगेटिव आयन, यहाँ पे नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, इतना समझ में आ गया। और स्थल ये तो ए हो गया। अब स्थल बी की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब जो आगे की तरफ इसका संचरण होगा वो किस प्रकार से होगा, जो नेगेटिव आयंस, जो ये तंत्रिका आवेग है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। किस प्रकार से बढ़ेगा, क्योंकि जो आंतरिक सतह पर जो आवेश विभव का संचरण होता है वही समांतर क्रम में क्या करता है कि इन आवेगों को आगे की तरफ बढ़ाता है। देखो, जैसे ही ये आवेग आगे की तरफ पहुँचे तो ये वाला बी वाला हिस्सा है, अब वो क्या हो गया, सोडियम आयंस के लिए मुक्त पारगम्य हो गया। और सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगम्य हो गया तो क्या होगा, सोडियम आयन अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे सोडियम आयन, और फिर सोडियम आयन अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे और अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव आयन चार्ज हो जाएगा। तो आवेग कहाँ पहुँच गए, बी वाले हिस्से पर। उसके बाद में मान लो एक सी वाला हिस्सा और है, तो सी वाले पे भी सेम प्रोसेस से आगे जाएगा
और उसके कारण से भी अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन और बाहर की तरफ नेगेटिव आयन, इस प्रकार से आवेग का संचरण आगे की तरफ होता रहेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आपको डाउट होगा कि अब जो ये पीछे वाला हिस्सा था, अब इसका क्या हुआ, जो ये पीछे वाला हिस्सा था इसका क्या हुआ। मान लीजिए कि संवेग तो आगे बढ़ गया, आगे वाले हिस्से पे पहुंचा, तो आगे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ नेगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो ये पीछे वाले हिस्से का क्या हुआ, चलो उसके बारे में भी देखते हैं। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होगा और आवेग का संचरण होगा, इसकी बात कर ली आपने। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है। मान लीजिए कि वो आवेग यहाँ पर थे, अंदर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से ये संवेग यहाँ से आगे की तरफ दे दिए गए। अब जो यहाँ पर सोडियम आयन के लिए ये झिल्ली मुक्त पारगम्य हुई थी, ये एक क्षणिक प्रक्रिया होती है। क्षणिक प्रक्रिया होने के कारण से क्या होता है, जो सोडियम आयन के लिए पारगम्यता बढ़ी थी वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, मतलब वो कुछ ही सेकंड के लिए होती है। अब क्या होगा, वापस से पोटेशियम आयन के लिए पारगम्य हो जाएगी, और अंदर की तरफ जब पोटेशियम और क्लोराइड आयन जाएंगे तो क्या होगा सॉरी बच्चों, अंदर की तरफ जब पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस जाएंगे तो क्या होगा, अंदर की जो झिल्ली है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव आवेशित, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आवेश। ये स्थिति क्या कहलाती है, ये स्थिति विरामावस्था कहलाती है। जो सेल्स उत्तेजित हुई थी वो वापस से किस स्थिति में आ गई, विरामावस्था में। सॉरी बच्चों, यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ये चीज़ भी समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे एक जो तंत्रिका है वो उत्तेजित हुई, उसके बाद में वो सक्रिय विभव अवस्था में आई और फिर वापस से विराम अवस्था में आई। तो यह प्रोसेस किस प्रकार चलती है ये भी हमें पता होनी चाहिए। यहाँ तक आई होप सबके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से क्या सही कथन है। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आप भी मेरे साथ रीड कीजिए और पता लगाइए कि कितने कथन इसमें सही है या फिर गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, तंत्रिकीय आवेगों का संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। बिल्कुल, मान लीजिए अभी तक हमने बात की थी एक ही तंत्रिका जो नर्व है उसके बारे में बात की थी। अब आगे की तरफ दूसरी नर्व होगी, जो तंत्रिकाक्ष होगा वो आगे की तरफ दूसरा होगा। इस प्रकार इसको समझिए। देखिए, चलो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि जैसे ये ऐसे तंत्रिकाक्ष हो गया, वो डायग्राम हमने देखा था लास्ट में। क्या बन गया पता नहीं। जैसे ये तंत्रिकाक्ष था, यहाँ डेंड्रॉन्स निकले हुए थे इसके, और ये क्या था, एक्सोन वाला भाग था, और इसमें ये क्या था, लास्ट में तंत्रिकीय परिवर्ध निकले हुए थे। ये क्या करते हैं, अब आगे की तरफ दूसरे तंत्रिका को यह आवेग का संचरण करते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिनेप्सिस कहलाती है। क्या पता ये बच्चा सा बन गया। चलो देखते हैं आगे। तंत्रिकीय आवेगों का संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिनेप्सिस का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन, जिसमें उद्दीपन था वो पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर उद्दीपक का संचरण, वो दूसरा न्यूरॉन क्या कहलाएगा, पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा विभक्त होता है, जो सिनेप्टिक दरार कहलाती है। दो न्यूरॉन्स के मध्य जो दरार उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, इस न्यूरॉन के मध्य में स्थित जो दरार है उसे सिनेप्टिक दरार कहेंगे, और इस पर यहाँ पर डेंड्रॉन्स लगे होंगे और यहाँ पर सिनेप्टिक पुट्टिका लगी होती है, जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इन आवेगों को आगे की ओर संचारित कर देती है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई।
उसके बाद में ये स्टेटमेंट भी सही, ये भी सही। विद्युत सिनेप्सिस पर पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन व पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियाँ पास पास होती है। इनमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस द्वारा होता है। तो इस स्टेटमेंट में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। जो विद्युत सिनेप्सिस होते हैं उनमें जो झिल्लियाँ होती है वो काफ़ी पास पास होती है, और उनमें जो एक सिनेप्टिक नोब से दूसरे सिनेप्टिक न्यूरॉन पर जो आवेग है वो संचरित होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से होते हैं। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? विद्युत धारा के द्वारा। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे विद्युत सिनेप्सिस होता है, ये ह्यूमन शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जो हमारा शरीर होता है उसमें बहुत कम पाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपने देखते ही गलत कर दिया। विद्युत सिनेप्सिस से आवेगों का संचरण रासायनिक संचरण से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। जो विद्युत सिनेप्सिस से आवेगों का जो संचरण होता है वो रासायनिक प्रक्रिया से ज़्यादा ही होगा। अगर कोई रसायन के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर आवेगों का संचरण करना है और एक विद्युत के द्वारा, तो कौन सा ज़्यादा होगा? आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा होगा? विद्युत के द्वारा। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही हो गए? 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कथन 1, 2, 3 व 4, क्योंकि 5 वाला बहुत अधिक नहीं होगा, बहुत कम होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसका एक और पार्ट आपको पूरा का पूरा वीडियो कवर करवा दिया जाए, ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर करवा दिया जाए। आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर कीजिए ताकि वो देखें, अगर उनको कोई भी डाउट्स हो तो वो पूछें, और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपके लिए और भी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट कल शाम को 4 बजे आपको मिलेगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।